तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने किसी वस्तु की गति से संबंधित विषय पर अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने गति और गति के प्रकार पढ़ा था। आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत दूरी और विस्थापन इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन ये काफ़ी भ्रामक स्थिति पैदा होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से 4 किलोमीटर अपने पास स्थित बाजार जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो दूरी कुल आपके द्वारा तय की गई जो होगी वह 8 किलोमीटर हो गई, यानी 4 किलोमीटर जाने में और 4 किलोमीटर आने में। परंतु यदि विस्थापन के विषय में विचार किया जाए तो एक बार आप अपने घर से बाजार की दिशा में गए 4 किलोमीटर और पुनः बाजार से वापस अपने घर की दिशा में आते हैं, यानी एक बार जिस दिशा में गए उसके विपरीत दिशा में आए, उतनी ही दूरी। पहले जाते समय 4 किलोमीटर मान लीजिए पूरब दिशा में गए, आप अपने घर के पास स्थित बाजार पहुंच गए। अब फिर बाजार से आप पश्चिम दिशा में आएंगे, तभी आप अपने घर आ पाएंगे। अर्थात पूरब का पश्चिम जो होता है वो विलोम होता है, तो 4 किलोमीटर ये माइनस हो गया और 4 किलोमीटर प्लस हो गया। तो इस प्रकार से कुल विस्थापन 0 हो गया, जबकि कुल दूरी हमारे द्वारा तय की गई जो है वो 8 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पे यही छोटी छोटी बातें हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। तो हम सबसे पहले दूरी की परिभाषा पढ़ेंगे। दूरी, तो दूरी जो है किसी गतिमान वस्तु का एक लक्षण होता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई। अब यहाँ पे कुल मार्ग ध्यान देने की बात है, जैसा कि द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे आप 4 किलोमीटर बाजार गए, बाजार से 4 किलोमीटर वापस आए, कुल दूरी जो है वो हो गई 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि दूरी में दिशा की बात नहीं आती है। यहाँ पे यह दिशा द्वारा नहीं प्रदर्शित होता है, इसलिए दूरी को हम अदिश राशि भी कहते हैं। अब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। विस्थापन जो होता है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर जो होता है वह विस्थापन कहलाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु गतिमान हो करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि विस्थापन जो होता है किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें दिशा का भी संशय आ जाता है, दिशा का ज्ञान आ जाता है, इसलिए विस्थापन जो है एक सदिश राशि हो जाती है। जैसे इसकी परिभाषा में चाहें तो लिख लेते हैं हम लोग, किसी
गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का अंतर ये जो होता है विस्थापन होता है। जैसे मान लें कि कोई वस्तु यहाँ से चली, ए से बी पर पहुंची, बी से फिर इधर हो गई सी पर, सी से फिर ऐसे हुई डी पर, और डी से ऐसे हो गई ई पर। तो अगर ये 2 किलोमीटर है, ए से बी, बी से सी 1 किलोमीटर है, और सी से डी ये 2 किलोमीटर है, और ये डी से ई 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु की अब अंतिम स्थिति ई पर है। यदि हम दूरी के अनुसार देखें तो ये 2, 2, 4, 1, 5, 5, 10 दूरी जो है 10 किलोमीटर हुई, जबकि अंतिम स्थिति जो है वो ई है और प्रारंभिक स्थिति ए है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति यानी ए और ई के बीच का जो अंतर होगा ये ए जो है वो विस्थापन कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो दिशा के साथ कोण बन रहा है ये इसकी दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये विस्थापन और दूरी में ये परिभाषिक रूप से अंतर स्पष्ट हो गया है। अब यहाँ पे कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूरी जो है कुल आती है 10 किलोमीटर, जबकि विस्थापन के लिए हमें रेखा गणित के नियमों का प्रयोग करके इस विस्थापन को निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि वस्तु के विस्थापन और उसके दूरी के बीच में किस प्रकार का अंतर स्पष्ट होता है। कुछ अंतर जो सदिश और अदिश राशियों में होता है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम दूरी और विस्थापन में अंतर प्रायः पूछता है प्रश्न में, एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें यही जानना है कि दूरी जो है वो संपूर्ण मार्ग की लंबाई होती है किसी गतिमान वस्तु के, जबकि विस्थापन जो होता है उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर होता है। दूरी एक सदिश राशि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, और दूरी सदैव धनात्मक होती है या बहुत कम होगी तो 0 हो जाएगी, जबकि विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 कुछ भी हो सकता है, वो उसकी प्रारंभिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा दूरी और विस्थापन से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे एक समान तथा असमान गति। अब जैसा कि गति की प्रारंभिक परिभाषा में भी हम लोगों ने समान, असमान गतियां, दोलन गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्ती गति, वक्र रेखीय गति, ऋजुरेखीय गति, तात्कालिक, ये सब विभिन्न प्रकार की गतियों को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि ग्राफ के हिसाब से हम लोगों को अध्ययन करना है, तो यहाँ पर हमें ग्राफ के अनुसार देखना होगा कि एक समान तथा असमान गति का प्रदर्शन कैसे किया जाता है।
एक समान गति तथा असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि हम जानते हैं गति की परिभाषा से कि किसी गतिमान वस्तु की स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय खंड में यानी समान टाइम इंटरवल में, जैसे एक घंटे का अगर हम समय अंतराल लें कि कोई वस्तु एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तीसरे घंटे में कितनी दूरी तय करती है, इस प्रकार यदि हम देखें कि यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम समान अथवा एक समान गति कहते हैं। इसमें सरल रेखीय गति होती है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु एक घंटे में 5 किलोमीटर चली, अगले एक घंटे में कुल दूरी मिला के 10 हो गई, दूसरे घंटे में यानी 10 हो गई, तीसरे घंटे में 15 हो गई, चौथे घंटे में 20 हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि इसका प्रति घंटे जो अंतराल होता है दूरी का वो 5-5 किलोमीटर का होता है। तो ये समान दूरी तय कहलाती, समान गति कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण करें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो समय अक्ष के साथ कोण बनाते हुए प्रदर्शित होती है। जैसे ये अगर समय अक्ष है, समय t सेकंड में, हमने सेकंड में इसका प्रदर्शन किया, और इधर है दूरी मान लीजिए मीटर में। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलेगी तो उस पर दूरी भी 0 रहेगी, समय भी 0 रहेगा, और समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और यदि कोई वस्तु पहले से ही गतिमान है तो वहां पे तब उसका मूल बिंदु से होकर के ग्राफ नहीं जाएगा, और उस स्थिति में यह y अक्ष को कुछ ऊपर से काटता हुआ ग्राफ इसका जाएगा। ये तो इन दोनों गतियों में हम देखते हैं कि गतिमान वस्तु का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा में, कहीं वक्र या कहीं टेढ़ापन नहीं है, सीधी रेखा में हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम देखते हैं कि ये एक समान गति को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। अब अगर यही ग्राफ जो है वक्र रेखीय प्राप्त हो यानी टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि वह असमान गति है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से चलते हैं काफ़ी दूरी बस से या अपनी साधन से, तो रास्ते में आपको कहीं अपनी चाल कम करनी पड़ती है तो कहीं तेज करनी पड़ती है, कहीं एकदम से 0 करके आप यानी गाड़ी को अपने रोक करके रुकते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पे आपकी गति 0 एकदम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के विभिन्न खंडों में आपके द्वारा तय की गई दूरियां जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। यानी यदि कोई वस्तु गतिमान वस्तु समान समय खंड में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। और इसका ग्राफीय निरूपण किसी भी वक्र रेखीय टाइप का हो सकता है कि जैसे ये ऐसे हो सकता, ये समय t सेकंड में और इधर दूरी मीटर में, भिन्न भिन्न समय खंड पर भिन्न भिन्न दूरियां ये तय कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये समान समय में तो लिया जा रहा है लेकिन समान समय खंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी भिन्न भिन्न है।
इसी प्रकार से आप ऐसे भी ये समय अक्ष है, ये दूरी है। तो इस प्रकार से भी इसकी गति हो सकती है। जैसे हम नीचे से पत्थर फेंकें ऊपर की ओर तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे धीमा होता जाता है, और उसी प्रकार से ऊपर से हम कोई वस्तु गिरा दें तो उसका वेग जो है नीचे की ओर, चाल उसकी जो है नीचे की ओर आती जाती है, तो ये तेज होती जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समान समय में यदि गतिमान वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति कहते हैं। ऐसे जैसे कहीं आप रुक जाते हो बीच बीच में, तो समय सेकंड में इस ग्राफ के अनुसार, कि जैसे मान लीजिए कहीं से आप चलते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के ग्राफ की स्थितियां हैं। ये तीनों ग्राफ जो हैं, ये और ये, जिसमें हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है। किसी में स्मूथ यानी एकदम चिकनी वक्र रेखा प्राप्त हो रही है जैसे इसमें और इसमें, और किसी में कोण युक्त ग्राफ रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से ये सब असमान गति के उदाहरण हैं। अब समान और असमान गति होती क्यों है? तो इसमें कई कारण होते हैं कि जैसे अगर वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाए, यानी उसका परिमाण बदल जाए, कोई वस्तु तेज हो जाए या धीमी हो जाए। दूसरी बात, यदि वस्तु की दिशा बदल जाए, गति करने की दिशा, जैसे सीधे जा रही है इधर को घूम जाए, तो ये जो है गति की दिशा में हो गया। और अगर गति की दिशा में और उसके परिमाण में, दोनों में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार की गति जो है वो असमान गतियां बोली जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने गति के प्रकार और एक समान तथा असमान गति पढ़ा, और उसमें फिर इसके पहले हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, उसकी क्या परिभाषा हुई, ये पढ़ा हम लोगों ने। अब इसके आगे के सेशन में हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। इससे आपके अंदर अब आप इसका अभ्यास करेंगे और इसके भौतिक उदाहरणों को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपके दिमाग में ये पूरी बात स्पष्ट रूप से बैठ जाएगी। अन्यथा ये बीच बीच में कन्फ्यूजन की स्थितियां पैदा होती रहती हैं। किसी भी प्रकार की संदेह अथवा शंका के लिए आप सब चाहें तो फोन पर बात कर सकते हैं।